हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। लेट S इज इक्वल टू S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 वेयर S1 की ये इक्वेशन दे रखी है, S2 की इक्वेशन दे रखी है और S3 की इक्वेशन दे रखी है। अब इसके बेसिस पर हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं और इन दो क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मॉड Z इज लेस देन 4 दे रखा है इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आपको पता है कि जो z होता है वो हमारे पास x प्लस आयोटा y होता है। तो मॉड x प्लस आयोटा y इज लेस देन 4, यहां पर हमने इस z की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज लेस देन 4 और ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई और ये जब सर्कल में ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस 4 या 4 से कम है। ठीक हो गया, तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास। हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है जिसको अब इन्होंने S2 सेट माना है। तो इस पे हमें पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसकी जो इमेजिनरी वैल्यू होगी उसको जीरो से ग्रेटर रखेंगे। तो हमारे पास ये है z -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 1 माइनस √3 आयोटा। न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 1 माइनस √3 आयोटा। यहां पर साथ में -1 भी दे रखा है, चेक कर लेते हैं। -1, हाँ नहीं, -1 नहीं दे रखा है, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक बार z के नीचे ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा z ओवर 1 प्लस √3 आयोटा, रूट माइनस आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा हो जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी जगह आ जाएगा 1। अच्छा, 1 यहां से आ रहा था। अब यहां पर हम रेशनलाइज कर लेते हैं। z 1 प्लस √3 आयोटा और नीचे 1 माइनस √3 आयोटा और 1 प्लस √3 आयोटा -1 यहां पर लिख लिया हमने। अब जो z है उसकी वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y। ठीक है, और ये हमारे पास है 1 प्लस √3 आयोटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ रहा है, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा कुछ x माइनस √3y प्लस आयोटा √3x प्लस y ओवर 4 और यहां पर हमारे पास अलग से -1 है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √3y ओवर 4 -1, ये रियल टर्म को अलग कर लिया, आयोटा √3x प्लस y ओवर 4 इमेजिनरी टर्म को अलग कर लिया। तो हमें क्वेश्चन में कहा ही था कि इसकी जो इमेजिनरी वैल्यू आएगी उसको ग्रेटर देन 0 रखना है आपने। तो हमारे पास आ गई √3x प्लस y ओवर 4, इसको हम रख लेंगे ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x प्लस y इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर हम इसका भी ग्राफ यहां पर बनाएं तो ग्राफ बनाने के लिए हम ये जो इनइक्वलिटी का साइन है इसको लगाते नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए सिंपली हम इक्वल टू 0 लगाएंगे और ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक हो गया, ये लाइन कुछ इस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी, अब इसमें इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब है या तो आप यहां वाला रीजन कंसिडर करोगे या यहां वाला रीजन कंसिडर करोगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस रीजन की कोई एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां वाली कोई एक वैल्यू पुट करके देखी 0,3। अगर मैं 0,3 यहां पर पुट करता हूं, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 3, तो ओवरऑल ये आंसर हमारा 3 आता है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो शेडिंग यहां की तरफ होगी, इस तरफ आप शेडिंग करेंगे। तीसरी हमें जो इक्वेशन दे रखी है S3 का है, उसमें कहा है कि रियल वैल्यू ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 0 है।
रियल वैल्यू ऑफ z का मतलब है z तो हम x प्लस आयोटा y ले रहे हैं विच इज ग्रेटर देन 0। तो रियल वैल्यू ऑफ z क्या है आपका x, मतलब x आपका ग्रेटर देन 0 है। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो मैं जरा यहां पर कलर चेंज कर लूं, तो इसको बोलते हैं x इक्वल टू 0 की लाइन। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जब हमें ग्राफ बनाना पड़ता है तो ये इनइक्वालिटी का साइन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसकी जगह इक्वल टू रख लो। तो x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हो गई? जो y एक्सेस होती है ना, इमेजिनरी एक्सेस, इसको कहते हैं x इक्वल टू 0 वाली लाइन। और इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 0 से ग्रेटर किस रीजन में होती है? इस रीजन में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये रीजन शेड किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि हमने तीनों ही जो S1, S2, S3 ये तीन सेट दे रखे थे, इन तीनों सेट्स में जो इक्वेशंस दे रखी थी उन इक्वेशंस के हमने ग्राफ यहां पर प्लॉट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, एक कॉमन ग्राफ बनाते हैं और उस कॉमन ग्राफ में इन सबको ड्रॉ करते हैं। तो वो मैं करके दिखाता हूं। ये हमने इमेजिनरी और रियल एक्सेस ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर। ये जो हमारे पास लाइन है इसकी इक्वेशन है √3x प्लस वाई इज लेस देन 0। और तीसरा है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। और तीसरा है x इज ग्रेटर देन 0, जो कि हमारे पास कौन सा रीजन आएगा, इसको अलग से बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास वो रीजन है। ठीक हो गया। अगर हम कॉमन रीजन की बात करें कि कौन सा कॉमन रीजन यहां पर सिलेक्ट करना है, तो आपको जो कॉमन रीजन यहां पर मिलेगा वो मैं कलर करके दिखाता हूं। ये है वो कॉमन रीजन, कलर से पता नहीं चल रहा होगा, हम उस पर ये कलर लेते हैं। ये है वो कॉमन रीजन जिसके बारे में बात कर रहा है। ठीक हो गया। स्टार्टिंग में ही आपको लिख के दिया था इन्होंने, S बराबर है S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। तो जो S रीजन है वो तीनों रीजन का कॉमन रीजन है, जो कि हमारे पास ये आ रहा है। तो ये है आपके पास एक कॉमन रीजन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कहा है कि जो Z है वो इस कॉमन रीजन में लाई कर रहा है। जब पहला क्वेश्चन में आते हैं, अब पहले क्वेश्चन में कहा है कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें एक Z यूज हुआ है। कहा है कि ये जो Z है वो इस S रीजन को बिलोंग करता है। S रीजन को बिलोंग करने का मतलब है कि जिसको मैंने शेड करके दिखाया है इस रीजन को बिलोंग कर रहा है S। ठीक है। तो अगर इस रीजन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है S यहां पर भी लाई करेगा इस बाउंड्री पर। ये रही हमारे पास, बाउंड्री बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ये हमारे पास बाउंड्री इस रीजन को लाई कर रहा है। Z यहां पर भी है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट हम स्टार्ट करके देखते हैं। पहले पार्ट में हमें क्या कर रखा है कि मॉड 1 माइनस 3 आयोटा माइनस Z इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको Z से 1 माइनस 3 आयोटा तक का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई कहां कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास जो ये कॉमन रीजन आ रखा था ना, यहाँ पर ये कॉमन रीजन है। इसी कॉमन रीजन में देख लेते हैं क्या ये इस कॉमन रीजन में आ रहा है, इस कॉमन रीजन के बाहर आ रहा है। तो हम ये देखते हैं, तो उसके कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये पहले हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट है कहां पर। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1, -3। ठीक है। तो 1, -3 यहां लाई कर रहा है या फिर यहां लाई कर रहा है, मतलब इस रीजन में आ रहा है या फिर इस रीजन में, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये पूरा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो वो यहां आ रहा है कि यहां आ रहा है, वो चेक करने के लिए सबसे अच्छा है कि हमारे पास ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन में मैं इसको पुट करके देखता हूं। अगर इक्वेशन ट्रू हो रही है तो इस रीजन पे लाई कर रहा होगा, और फॉल्स हो रही है तो यहां लाई कर रहा होगा। तो ये 1 यहां पर रखें, ये -3 यहां पर रखें, तो आपको पता लग जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 3 इज ग्रेटर देन 0, विच इज अ फॉल्स कंडीशन, गलत कंडीशन है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट आपका यहां कहीं लाई कर रहा होगा। ये पहली चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है Z से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब Z है कहां कहां, जरा मैंने आपको अभी समझाया था, Z यहां लाई कर रहा है। जरा मैं फिर से बना दूं
शेड कर दूं, इसमें कलर करके दिखा दूं। ये देखो, ये z यहां है, ये z यहां है, यहां दिखाई दे रहा है, और साथ में यहां पर भी है, समझ में आ रखा है। पर कौन सा z इसके नियर बाय है वो देखो आप। देखो ये जो लाइन पर लाई करने वाला, देखो z का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि z यहां पर कहीं पर भी लाई कर सकता है। इस पॉइंट के नियर बाय z कहां है वो ढूंढो। सो सिंपली वो इसी लाइन पे तो होगा वो z नियर बाय। तो तुम्हें इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है 11th में जब हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है, उसमें डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जिस लाइन तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना होता है ax प्लस by प्लस c, उस लाइन की इक्वेशन को ऊपर रखते हैं, डिनोमिनेटर में x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लिखते हैं हम, और जिस पॉइंट से, मान लो अगर तुम्हें x1 y1 पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट करते हैं। वही काम यहां पर भी करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखी है 1, -3, और z यहां पर कहीं पर है तो z यहां पर भी है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम वो डिस्टेंस के लिए मॉड लगाते हैं। लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है √3x प्लस y ओवर नीचे कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो है √3, तो √3 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, -3। तो जो 1, -3 है ये x की जगह और y की जगह पुट करते हैं। तो x की जगह पुट करूंगा तो 1 आएगा, और y की जगह पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, √3 -3 ओवर, नीचे सॉल्व करोगे तो वो 2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 - √3 ओवर 2। तो बच्चों ये हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एरिया ऑफ एस आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या है। तो इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको इस एंगल का पता होना जरूरी है, ये एंगल कितना है। तो उसमें आपको पता है कि ये एंगल आपका 90 है, तो आपको सिंपली ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड करने का तरीका आसान है, सिंपल। देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसी के ऊपर काफी कुछ हो गया है। ये जो हमने लाइन बनाई थी दिखाई दे रही है, ये लाइन है ना। ये लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो मैं अभी डायरेक्टली इसके कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं। वो है आपके पास 1, ये आ रहा है यहाँ पर -√3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो 1, -√3 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको ये पता लगेगा। अब देखिए जरा, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और मुझे अगर ये एंगल निकालना है तो मैं लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है √3, और हाइपोटेन्यूज ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1, तो √3 ओवर 1, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब कि हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो अब इस पूरे रीजन का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास आ गया 90 + 60 मतलब 150। तो 150 ओवर 360, पाई को एज इट इज रहने देते हैं, और हमारे पास ये 4 स्क्वायर है। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 पाई ओवर 3। तो ये उस रीजन का एरिया है। अगर हम अपने आंसर के साथ मैच करें तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। हमारे पास जो बी आंसर है, बी ऑप्शन है, हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सोल्यूशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।